हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्लास करने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए यहाँ पर आपके लिए कुछ एमसीक्यूज हैं। एंड एज यू नो, फॉर्मेट क्या रहता है क्लास का कि पहला क्लास यहाँ पर आपके लिए इजी होता है और दूसरा क्लास जो होता है वो होता है यहाँ पर आपके लिए एडवांस्ड और बेटर से डिफिकल्ट लेवल का, बेसिकली हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आरबीआई लेवल के क्वेश्चंस या फिर आपके रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास का पर्पस क्या होता है इजी वाले का कि आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लास ना कर कर आपके लिए एमसीक्यू क्लास लेकर आती हूँ, बट सारे ही कॉन्सेप्ट्स को कवर करती हूँ। फिर एडवांस क्लास में आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो और अप्लाई कर कर बाकी चीजों को समझते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कौन कौन सी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन वाला बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट कवर कर चुके हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर मोटिवेशन कवर किया था। मोटिवेशन के बाद में हमने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद में लीडरशिप, और अब हम लोग आ गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी आपके पास में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन रहता है। दूसरा, यहाँ पर अलग अलग आपके मॉडल्स और जितनी भी थियरीज वगैरह होती हैं, कमिटीज होती हैं, वो सब आएगा। एंड तीसरा पार्ट आपका रहता है एथिक्स। तो एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी हाल फिलहाल में ही ऐड हुआ था, इससे पहले नहीं होता था आरबीआई का सिलेबस का हिस्सा। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है सेबी के सिलेबस में, बट आरबीआई का सिलेबस जो है उसमें बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस एज सच अभी तक आए नहीं है। बट स्टिल हम लोग दोनों ही पार्ट को कवर करेंगे। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर आपको नॉलेज गेन करना, चीजों को समझना ना ही केवल एज अ एग्जाम के लिए जरूरी है, रेदर जब आप उस जॉब को ज्वाइन करोगे, उस पोस्ट पर काम करोगे, तो भी आपके लिए जरूरी है। एंड मैनिफेस्टिंग की यहाँ पर आप एग्जाम क्लियर कर लो अपना। एंड अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बोल रहे हैं कि प्राइमरी रोल क्या होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर कंपनी का डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो हैं उन्हें मैनेज किया जाएगा। प्रोवाइड करेंगे हम ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कंपनी। एक्सक्लूसिवली फोकस करेंगे इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में, या फिर ओवरसी करेंगे कंपनी के पब्लिक रिलेशन को। अब यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए हैं जैसा आपको एग्जाम में आते हैं, बट 4 ऑप्शन से ही आप अपना प्रैक्टिस करो। तो प्राइमरी रोल आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या होगा, ये बहुत आसान सा है, आप मुझे खुद से भी बता सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें एक तरीके का फ्रेमवर्क दे रही है कि हम कौन से रूल्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करें ताकि हम अपनी कंपनी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकें और सही डायरेक्शन प्रोवाइड करें। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक हाई लेवल का सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज बना रहे हैं कंपनी के, और इंश्योर करते हैं कि ये कंपनी अच्छे से रन करे। और यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे एम्प्लॉयज, चाहे गवर्नमेंट, चाहे यहाँ पर बेसिकली आपका कोई भी इसके क्लाइंट्स या कस्टमर्स हो, सभी के लिए यहाँ पर सभी के बेस्ट इंटरेस्ट में हम काम करें। मैनेजमेंट जो होता है वो आपकी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस उसको रन करती है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस है जो कि यहाँ पर डिसाइड करेगा कि किस तरह से एक कंपनी कंटिन्यू करेगी और डायरेक्ट करेगी। तो बेसिकली हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि यहाँ पर हमारे डिसीजंस को शेप करेगा, कैसे हम अपने अलग अलग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को एंगेज रखा जा सकता है। Next question. Strong corporate governance practices typically lead to many benefits for a company. Which of the following is an example and realistic expectation or not a direct benefit? तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कर रहा है, ये बहुत अलग अलग तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक बेनिफिट नहीं है। पहला बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारे इन्वेस्टर्स का, स्टेक होल्डर्स का। दूसरा बोल रहे हैं पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो जाता है कॉर्पोरेट फ्रॉड्स और मिसकंडक्ट का।
तीसरा बोल रहे कंप्लीट एलिमिनेट होंगे सभी बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क। अब बिजनेस रिस्क आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी से भी रिलेटेड होते हैं, अलॉन्ग विद दिस की मार्केट या फिर कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट है। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस हमें अलग अलग चीजों को, रिस्क को मैनेज करने और मिटिगेट करने, मिटिगेट होता है एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। या तो हम इसे कंट्रोल कर लें और यहाँ पर जितना लॉस हुआ उसके आगे लॉस ना हो ये इंश्योर करें, या फिर जो लॉस हुआ उसे कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करें, या फिर कंप्लीटली रिस्क को एलिमिनेट करें। लेकिन सभी बिजनेस रिस्क हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे ये कॉमर्शियल वेंचर के अकॉर्डिंग भी, उसकी जो बिजनेस हमारा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी जाएंगे। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये यहाँ पर न्यूमरस बेनिफिट्स देता है, जैसे इंक्रीज ट्रस्ट, रिस्क मैनेजमेंट को एनहांस करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, पोटेंशियल जो है हमारे फ्रॉड्स का उसको यहाँ पर कम करता है और एक स्ट्रॉन्गर रेपुटेशन देता है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल है और जो मैनेजमेंट का रोल है उन दोनों को बेस्ट डिस्टिंग्विश कर रहा है, बेस्ट डिफरेंस हमें बता रहा है। तो गवर्नेंस बोल रहे हैं ये हमारे कंसर्न रहेगा डे टू डे टास्क के साथ में, जबकि मैनेजमेंट जो है ये हमारे लॉन्ग टर्म कंपनी विजन पर फोकस करता है। गवर्नेंस का बोल रहे हैं कि भाई ये ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और ओवरसाइट जो है उन्हें सेट करता है, जबकि मैनेजमेंट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा उस स्ट्रेटेजी को और हमारे डेली ऑपरेशंस को रन करने में हेल्प करेगा। तीसरा बोल रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नेंस के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। चौथा बोल रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस यहाँ पर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी होते हैं, जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होते हैं। तो पहला यहाँ पर डे टू डे टास्क और मैनेजमेंट के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप लॉन्ग टर्म कंपनी विजन देखोगे, तो ये तो कंप्लीटली गलत हो गया। दूसरे में बोल रहे हैं कि ओवरऑल क्या डायरेक्शन हमें लेनी है, ओवरसाइट करनी है, ये देखता है कि भाई यहाँ पर हर एक चीज के ऊपर ख्याल रख रहा है, ध्यान रख रहा है, जबकि जो मैनेजमेंट है वो इम्प्लीमेंट करेगा उस स्ट्रेटेजी को और हमारे डेली ऑपरेशंस को रन करेगा। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोकस होता है ओवरसाइट गाइड करने में और हमारे लिए फ्रेमवर्क हमारी लॉज से रिलेटेड कहीं ना कहीं फ्रेम करने के लिए, उसको सेट करने के लिए, जबकि मैनेजमेंट इसी चीजों को एग्जीक्यूट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रूल्स और पॉलिसीज बना दी, अब इम्प्लीमेंट तो हमारा यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट और फिर यहाँ से टॉप टू मिडिल और मिडिल से लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रूल्स और पॉलिसीज फ्रेमवर्क जो है ये बनाते हैं, ये ओवरसाइट रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव टीम्स को हैंडल करती हैं। ये स्ट्रैटेजिक यहाँ पर आपके लिए बेसिकली सेट कर रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करेंगे। मैनेजमेंट आपके डेली ऑपरेशंस देखता है, तो ये यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे, परफॉर्मेंस आपकी कैसी चल रही है। यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन किया जाएगा कि किसको कितने रिसोर्सेस की जरूरत है। और पर्सपेक्टिव की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट की बात करेगा, जबकि अगर बात की जाए हमारे मैनेजमेंट की तो ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखता है। की प्रिंसिपल्स यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी है। एनालॉजी की बात करें तो ये ट्रैफिक रूल्स की तरह हो गया कि भाई हम यहाँ पर रूल्स बना देंगे और यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो रूल फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। सिंपल सी बात अगर बहुत ही छोटे में बोलूं तो पहले क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हमारे लिए रूल्स बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, हमें यहाँ पर देख रहे हैं, ओवरसाइट रख रहे हैं। और इनसे थोड़े कम बड़े लोग हमारे लिए आते हैं मैनेजमेंट में, ये हमें बताएंगे कि क्या रिसोर्सेस हमें मिलने चाहिए, कैसे इन रूल्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट जो हुई हैं इम्प्लीमेंट करना है, ये इनका काम है देखने का। ये यहाँ पर हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर नजर रखेंगे।
ये ओवरऑल चीज देखते हैं कि भाई बताओ इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो पहला बोल रहे हैं, एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है जिसने अपनी ऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिलीज किया और एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखी यहाँ पर, जो कि सभी इन्वेस्टर्स के लिए ओपन थी और एनालिस्ट के लिए भी, ताकि रिजल्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर सके और क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा प्रिंसिपल डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है। पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर अपनी सभी रिपोर्ट्स को, जो कि अच्छे से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑडिटेड है, उनको सामने रख रही है, कॉन्फ्रेंस कॉल रख रही है इन्वेस्टर्स के लिए, और रिजल्ट्स को यहाँ पर एड्रेस करते हुए क्वेश्चंस को भी आंसर कर रही है। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट या फिर फेयरनेस क्या होगा यहाँ पर। तो जब हमारे पास में यहाँ पर इन्वेस्टर्स है, तो इन्वेस्टर्स के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन को ला कर रख रहे हैं। तो ये हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ओपन, क्लियर और फोर्थ कमिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अगर यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात होती तो नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी दे सकते थे, लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड की, साथ में क्वेश्चंस जो थे उनको भी आंसर किया। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर मेंबर्स जो हैं इसके, ठीक है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास में कोई मटेरियल फाइनेंशियल टाइज कंपनी के साथ नहीं है। तो बोर्ड स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन किस चीज की है, सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये बात बोली गई है कि जो मेंबर्स हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ध्यान रखना होता है कि वो या उनके कोई क्लोज रिलेटिव्स या फिर यहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह कंपनी के साथ डायरेक्टली टाइज में नहीं जुड़े हों, ताकि हम इनसाइडर ट्रेडिंग से भी बच पाए। तो यहाँ पर आपके पास में इम्पार्शियलिटी देखने के लिए मिल रही है, ताकि मैनेजमेंट को हम ऑब्जेक्टिवली काम करने दें और अच्छे से मॉनिटर करें, और डिसीजंस जो हैं वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से फ्री रहें। नेक्स्ट आता है, एक कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करेगी और अपनी जो फैक्ट्री एमिशंस है उनको कम करेगी। इवन दो जो इनिशियल कॉस्ट है वो यहाँ पर इसके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को कम कर देगी। मैंने नई नई मशीन लगवाई है क्योंकि टेक्नोलॉजी इसकी बेटर है, तो शुरुआत में मेरे लिए महंगी पड़ेगी, लेकिन समय के साथ में ये मुझे इतने अच्छे प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स बनाएगी कि वो कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। बोर्ड यहाँ पर इस एक्शन को जस्टिफाई ये कहकर कर रहा है कि कम्युनिटी को बेनिफिट करेगी और कंपनी की लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू जो है उसको भी बेनिफिट करेगी। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, फेयरनेस या फिर रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, सबसे पहले ये बताओ, हम यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं कि हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म तक चले। लॉन्ग टर्म तक चलने में हम सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स आ जाते हैं, ताकि हम लॉन्ग टर्म वैल्यू हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए क्रिएट करें और केवल यहाँ पर इमीडिएट प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। अब ये बात कर रहे हैं मॉडल्स और कैडबरी कमिटी की। तो एक लार्ज जर्मन कॉर्पोरेशन थी जो कि यहाँ पर 2 टीयर्ड बोर्ड स्ट्रक्चर रख रही थी। इसके सुपरवाइजरी बोर्ड में सेवरल सीट्स जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग मेन लीडिंग बैंक के आए और लार्जेस्ट लेबर यूनियन के, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट था कैपिटल का, लेबर का और अदर स्टेक होल्डर्स का, वो बैलेंस हो रहा था। तो ये किस यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक होगी, एंग्लो अमेरिकन, ईस्ट एशियन, कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन या फिर शेयर होल्डर प्राइमेसी मॉडल। तो बताओ यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि भाई हमारे पास में दोनों ही साइड्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से दी जा रही है। तो कौन सा मॉडल होगा ये, जब लेबर यूनियंस की बात होती है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर मेन ऑर्गेनाइजेशन की,
तो ये आपका कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल बन जाता है, जहां पर की स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हमें सभी स्टेक होल्डर्स की दिखती है और इन्वॉल्वमेंट दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और यही इसकी हॉलमार्क कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल है जिसको हम क्लोजली एसोसिएट करेंगे शेयर होल्डर प्राइमेसी के साथ में, जहां पर प्राइमरी फोकस शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना है थ्रू मैकेनिज्म लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जीक्यूटिव पे एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है कंपनी पर, और जो हमारे शेयर होल्डर है उनको हम प्राइमेसी मान रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएट हो इसका ख्याल रख रहे हैं। तो ये ईस्ट एशियन, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन, रिलेशनशिप बेस्ड या फिर एंग्लो अमेरिकन, तो ये एंग्लो अमेरिकन मॉडल का हिस्सा रहेगा। तो ये हमारा यूएस और यूके में प्रैक्टिस होता है, जहां पर हमारा प्रिंसिपल है शेयर होल्डर प्राइमेसी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है कि कंपनी जो है वो इसका मेन गोल है कि हमें वैल्यू जो है हमारे ओनर्स की उसको बढ़ानी होगी। नेक्स्ट आती है कैडबरी कमिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑल्सो। तो ये स्टैब्लिश हुई यूके में और इसने काफी इन्फ्लुएंशियल रिकमेंडेशंस बनाई। तो यहाँ पर एक की रिकमेंडेशन जो है वो हमारी कैडबरी कोड से आई, जिसमें इन्होंने बोला कि भाई हमें ना जो बोर्ड स्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करना है और ओवरसाइट को भी इम्प्रूव करना है। तो अब आपको बताना है कि कौन सी वो की रिकमेंडेशन थी। आपके ऑप्शंस हैं मैंडेटिंग दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो ये तो हमने अभी लास्ट वाले में देखा। सेपरेशन ऑफ रोल्स ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ, रिक्वायरिंग द गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर टू द बोर्ड, forbidding executive compensation from being tied to company performance। तो कौन सा होगा सेपरेशन ऑफ द रोल्स ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बोला था कि हमें लीडरशिप को टॉप रोल्स में डिवाइड कर देना है और एक एक्सेसिव कंसंट्रेशन ना हो पावर की, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में सारी पावर ना आ जाए। तो यहाँ पर पर्सन जो कि हमारे बोर्ड को लीड कर रहे हैं वो अलग रहेंगे और जो कंपनी को रन कर रहे हैं वो अलग रहेंगे, जिससे ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि प्राइमरी मोटिवेशन क्या था फॉर फॉर्मिंग द कैडबरी कमिटी और इसकी एक मेन लिमिटेशन क्या है। तो आपको मोटिव भी बताना है और लिमिटेशन भी बतानी है। तो पहला बोल रहे हैं मोटिवेशन में कि यूके गवर्नेंस को हमें यूएस लॉस के साथ में अलाइन करना था। लिमिटेशन है कि बहुत कॉम्प्लेक्स था। दूसरा बोल रहे हैं कि एक सीरीज थी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्कैंडल्स की। लिमिटेशन बोल रहे हैं कि इनिशियल फोकस जो है वो नैरोली हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर था। तीसरा बोल रहे हैं प्रेशर आ रहा था लेबर यूनियन से, और लिमिटेशन ये है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर हमने शेयर होल्डर्स को दे दी। चौथा बोल रहे हैं गवर्नमेंट पुश यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की तरफ मिल रहा है, और लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर यूके के बाहर इसको लार्जली इग्नोर किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यहाँ पर अ सीरीज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्कैंडल्स। तो अलग अलग स्कैंडल्स देखने के लिए मिले थे, जिसको यहाँ पर हम पॉलीपैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो इरोड होता जा रहा था, जिसकी वजह से इस कोड को हम लेकर आए। और इनिशियली तो हमने देखा कि इसको भी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या किया गया था, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके लिए भी क्रिटिसाइज बहुत किया गया था, क्योंकि इसने भी यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर बहुत ज्यादा हैविली कॉन्सेंट्रेट किया और इंटरनल कंट्रोल्स पर, जिसके बाद में कुछ रिविजन्स भी हमें लेटर ऑन देखने के लिए मिले। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है गवर्नेंस, रेगुलेशन एंड इंडियन कमिटीज। तो गाइज इसको हम लोग ना कल कर लेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एक आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो इंडिपेंडेंस वीक जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, एंड इसी के लिए हम यहाँ पर आपके लिए अपने सभी कोर्सेज पर, टेस्ट सीरीज पर और हमारे डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज पर अलोंग विद इंडिविजुअल कोर्सेज ऑफ लेकर आए हैं। अगर आप कोई कॉम्बो पैक्स खरीदते हो तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है freedom50। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करोगे
तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। कोड रहेगा freedom20। डिस्क्रिप्टिव स्पेशल कोर्स यहाँ पर हमारा लिमिटेड रहेगा 50 स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ तो यहाँ पर आपको कोड मिलेगा freedom30। इसके अलावा इंडिविजुअल कोर्स अगर आप परचेज करते हो तो अगेन आपको 30% का ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 30 लिमिटेड रहेगा और 30% का ऑफ मिल रहा है डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज पर। तो इंडिविजुअल कोर्सेज पर भी आपको 30% ऑफ मिलेगा एंड कोड यूज करना है आपको freedom30। आपको क्या करना है, आरपीए एकेडमी की एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हम यहाँ पर अलग अलग कॉल्स करते हैं कोई भी सीरीज शुरू होने से पहले, ताकि आपका रिव्यू, आपके फीडबैक और आपकी यहाँ पर क्या चाहत है वो हम जान सकें। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।